ट्राई करें फटाफट। सो शुरुआत होती है बेटा, ये जो डीकार्बोक्सिलेशन वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, एक्चुअली आप लोगों को इस पेज पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे ये ऑलमोस्ट क्वेश्चंस एल्केन्स के हैं बेटा। तो आओ जरा कवर अप करें इसको। जैसे मान लो बेटा, मैं आंसर नंबर 1 हमारे पास है, पहले तो डीकार्बोक्सिलेशन क्या है। बच्चों आप लोगों के पास जब भी कभी कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो और उसमें से आप CO2 को बाहर निकलवाओ, लाइक आप इस CO2 किसी ऐसी चीज को इसको बाहर निकलवाओ, जैसे सपोज करो मेरे पास RCOOH प्रेजेंट है, मैं इसमें से CO2 को बाहर निकलवा लूं। रिमूवल ऑफ CO2 बेसिकली लर्न करना है कि अगर हम रिमूवल ऑफ CO2 किसी रिएक्शंस में से करवा रहे हैं तो उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वर्ड टर्म यूज करते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। फाइन। फिर हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है बेटा, फिर हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है कैरी आउट द कन्वर्जन सोडियम एसीटेट से मिथेन बनाना है। अब भाई लोगों देखो, सोडियम एसीटेट से मिथेन बनाने के लिए ना, आप क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए 1 मिनट सबसाइड करो, इससे जुड़ा हुआ टॉपिक याद करते हैं। इसमें असल में टॉपिक था कॉल्बे का इलेक्ट्रोलिसिस। अब कॉल्बे का इलेक्ट्रोलिसिस क्या करता है एक बार देखें जरा। देखो, मैं अगर आप लोगों से कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस करूं तो जरा सुनना। कॉल्बेज रिएक्शन, बेसिकली ये कॉल्बे का इलेक्ट्रोलिसिस होता है बेटा। क्या कहता है कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस? कहता है कि अगर आपके पास सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और आप उसके अंदर 2 मोल पानी के और इसका भी 2 मोल उठाएं और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करें, ठीक है, तो मैं उसी तरीके से बताता हूं जैसे मैं बच्चों को क्लास में लर्न करवाता हूं। देखना बेटा जरा, देखो मैं बच्चों को ऐसे बताता हूं कि भैया कॉल्बे रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन का पार्ट है। फाइन। तो तुम एक तो डीकार्बोक्सिलेशन करो पहले तो जैसे ही तुम डीकार्बोक्सिलेशन करोगे CO2 बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये जो तुम्हें Na दिख रहा है, Na प्लस, ये पानी में से OH उठाएगा तो यू विल गेट बेटा NaOH। फाइन। पानी में से OH बाहर कर दिया तुम लोगों ने, पानी में क्या बचा H, सो आप यहाँ पे H2 गैस लिख लीजिए। अब आपके पास पूरी गेम में कौन बचा, CO2 भी जा चुका, Na भी जा चुका, तो ये 2 R चेन्स बच रही हैं, इनको आपस में जोड़ दीजिए। तो आप लोगों को यहाँ पे R सिंगल बॉन्ड विद R मिल जाएगा। एक तो ये तरीका होता है डीकार्बोक्सिलेशन का। एक्चुअली इस क्वेश्चन के बहाने दोनों डीकार्बोक्सिलेशन रिवाइज हो जाएंगे। एक होता है कॉल्बे, अब एक होता है बेटा यहाँ पे जिसको हम लोग कहते हैं बाय सोडा लाइम रिएक्शन। इसमें क्या होता है बच्चे, सोडा लाइम रिएक्शन में स्टूडेंट क्या करेगा कि जैसे उसने RCOONA लिया, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसमें NaOH और CaO को 3:1 में डाला करते थे। और फिर उसको लर्न कैसे करते थे हम सब कि बेटा यहां से रट्टा मारने का तरीका क्या था, यहां से Na2CO3 गायब कर दो और R को H चेन प्रोवाइड कर दो, ये एल्केन बन जाता था और Na2CO3 बाहर। अब क्वेश्चन को देखो जरा, क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपको सोडियम एसीटेट चाहिए, वो कह रहा है सोडियम एसीटेट चाहिए, ठीक है। अब अगर आपको सोडियम एसीटेट चाहिए तो आप क्या करो, देखो आप क्या करो, सोडियम एसीटेट से मिथेन चाहिए। अब मैं सोडियम एसीटेट को पकड़ता हूं, पहले आओ जरा आंसर नंबर 2। बेटा एसीटेट होता है 2 कार्बन, तो CH3 सोडियम एसीटेट से क्या चाहिए हमें, मिथेन चाहिए बेटा। तो मेरी बात जरा समझने की कोशिश करो, CH3COONA सोडा लाइम यानी कि NaOH प्लस CaO इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब स्टूडेंट क्या करे, स्टूडेंट ये बात याद करे जरा कि सर ने कहा था यहां से Na2CO3 बाहर और CH3 को H वापस मिल जाएगा, तो दिस विल जस्ट बिकम COH। तो जो 2 डीकार्बोक्सिलेशन तुम सीख के आए हो, जो भी अभी हमने 2 डीकार्बोक्सिलेशन सीखी हैं, वही तो हो रहा है। उसमें से जो सेकंड वाली सोडा लाइम थी उसको डायरेक्ट कर दिया सोडियम एसीटेट से मिथेन। फाइन। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक्सप्लेन व्हाई ब्रांचिंग ऑफ एल्केन चेन लोअर्स इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बहुत बढ़िया, आ जाओ इस बहाने बॉइलिंग पॉइंट समझें। अब एक्सप्लेन व्हाई द ब्रांचिंग ऑफ एल्केन चेन लोअर्स इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब ब्रांचिंग ऑफ एल्केन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट को कैसे लोअर करती है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हमें एक क्रोनोलॉजी समझनी होगी। मैंने क्लास में हमेशा स्टूडेंट्स को कहा है बेटा जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ जाते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ जाते हैं, वैसे वैसे बेटा
वैसे वैसे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है वैसे वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वन ओवर फोर्सेस बढ़ता है बेटा, और वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ने लगता है। ये पहला कॉन्सेप्ट है जो स्टूडेंट को मैं हमेशा कहता हूं कि याद रखना है। जैसे जितने कार्बन एटम बढ़ेंगे बेटा, उतना ही सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतनी फोर्सेस बढ़ेंगी, उतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना ही रखना है, ठीक है। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब मान लीजिए इसमें वो जो बात पूछ रहा है उस पर बात करते हैं। एक बात बच्चों ने रटनी है। मैंने कहा था बेटा जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ा करेगी, मैंने कॉन्सेप्ट जब सिखाया था तो बात की थी, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ा करेगी वैसे वैसे कांटेक्ट में आने वाला सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। और सरफेस एरिया पे बाकी सारी चीजें डिपेंड करती है। जितना सरफेस एरिया घटेगा उतना मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस घटेगा बेटा, और जितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस घटेगा बच्चा, उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी आपका डिक्रीज होता जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्सप्लेन व्हाई ब्रांचिंग ऑफ एल्केन चेन लोअर्स इट्स बॉइलिंग पॉइंट। एल्केन चेन बॉइलिंग पॉइंट गिरा कैसे रही है, मतलब ब्रांचिंग कैसे गिरा रही है, तो आप बताओगे ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कांटेक्ट में आने वाला घट जाता है। जो एक दूसरे के कांटेक्ट में मॉलिक्यूल्स आते हैं उनका इफेक्टिव सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में आ रहा है वो घट जाता है बच्चे, जिससे हमारा सेम क्रोनोलॉजी डेवलप होती है। एक बात हमेशा ऐसे क्वेश्चंस के लिए याद रखो, सरफेस एरिया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस एंड बेटा बॉइलिंग पॉइंट, ये बिल्कुल रिलेशन में रहते हैं। जैसे जैसे मान लो मैं कभी भी बात करता हूं इसके बारे में, तो जैसे सरफेस एरिया घटेगा तो ये फोर्सेस घट जाएंगी तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, और वाइस वर्सा, कोई बढ़ेगा तो तीनों बढ़ जाएंगे फिर उसमें से। तो एक तो ये चीज याद रखनी है स्टूडेंट ने, ठीक है। अब मान लो हमारे पास बात होती है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, कहता है सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड इज नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिथेन मॉलिक्यूल। कह रहे हैं मिथेन के लिए आपको कौन सा सोडियम सॉल्ट चाहिए। अबे तो हमने ऊपर अभी करा है, देखो सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड, ये रहा ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। असल में बच्चों देखो, ये कभी एसिटिक एसिड रहा होगा, उसमें सोडियम ऐड हुआ होगा, तब जाकर इसने मिथेन बनाया है आगे जाकर। तो कह रहे वही देखो, वही क्वेश्चन है, कह रहा है सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मिथेन। मिथेन बनाने के लिए कौन सा सोडियम सॉल्ट चाहिए, तो आप टीचर को कहोगे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। हम फिर भी एक बार लिख कर लर्न करते हैं, तभी मजा आएगा पढ़ने का। सो आंसर नंबर 4 जरा देखना। आंसर नंबर 4 में स्टूडेंट क्या करेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड उठाएगा। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड उठाएगा, CH3COONA। इसमें स्टूडेंट 3:1 की रेशियो में, वही जो मैंने बोला था बेटा, NaOH एंड CaO, ठीक है। अब इसमें क्या करेगा स्टूडेंट, भाई लोगों हमने सीखा था Na2CO3 बाहर, Na2CO3 बाहर, H वापस मिल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको बेटा मिथेन मिल जाएगा लास्ट में। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड, तो ये असल में पहले कभी एसिटिक एसिड रहा होगा, उसी एसिटिक एसिड में किसी ने पहले Na डाला होगा, उससे फिर मिथेन बनाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ द इथेन यूजिंग द सॉ-हॉर्स फॉर्मूला। बेटा एक्चुअली ये तो बहुत ही आसान सा बात है कि ना, एक्चुअली हम लोग, मैं इस बहाने पूरा टॉपिक याद कराता हूँ जरा। पहले कहानी आती है, व्हाट वाज द कॉन्फॉर्मेशंस। कॉन्फॉर्मेशंस क्या हुआ करती थी, आओ जरा इस बहाने पूरा रिवाइज हो जाएगा। देखना बच्चों, ध्यान दो, कॉन्फॉर्मेशंस क्या थी। मैं क्लास में जिस तरीके से इसको डिस्कस करता हूँ वही इस क्वेश्चन में काम आएगा बच्चे। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ बेटा कि मान लीजिए ये हाथ, इसका ये जो फिस्ट है मेरा, मान लीजिए ये एक कार्बन एटम है और ये भी एक कार्बन एटम है। इसके पास 3 हाइड्रोजन है, मतलब अब ये CH3 है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, मान लीजिए ये भी CH3 है, और ये आपस में सिंगल बॉन्डेड है, तो इट इज CH3 सिंगल बॉन्डेड विद CH3, तो मतलब ये इथेन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट्स को क्या कहता हूं बेटा कि आपने क्या करना है, व्हेन दीज टू हाइड्रोजन एटम्स आर एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तो इसको हम एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन कहते हैं। अच्छा, इससे पहले एक वर्ड ले लो, कॉन्फर्मेशंस क्या होती है। कॉन्फर्मेशन असल में होती है कि ये जो, मतलब ये जो नियर बाय दो कार्बन है, अब मैं मान लीजिए इस वाले कार्बन को 1 डिग्री शिफ्ट करता हूँ, फिर एक और 1 डिग्री शिफ्ट, फिर 1 डिग्री शिफ्ट कर दिया, फिर 0.5 डिग्री शिफ्ट कर दिया, करते करते मैं अगर थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करता रहूं तो आई कैन हैव थाउजेंड्स ऑफ न्यू कॉन्फ़िगरेशंस इन द स्पेस। बहुत सारी नई कॉन्फ़िगरेशन बना लूंगा मैं अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा रोटेट करता रहूं। तो वो जो बहुत सारी आपको स्ट्रक्चर्स समझ में आ रहे हैं जो दिमाग में बन रहे हैं हमारे, ऑल दोज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कॉन्फॉर्मर्स, कॉन्फॉर्मेशंस।
और इनमें से दो ऐसे हैं जिनको हम एक्सट्रीमिटीज में मान के चलते हैं कि भैया देखो, जब दो हाइड्रोजन एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पर होंगे, ये वाले दो हाइड्रोजन, तो इसको एक्लिप्स कहा जाएगा। और जब ये बिल्कुल ऐसे चला जाएगा तो इसको हम स्टैगर्ड में नाम दिया करेंगे। ठीक है, तो इनको दिखाने का सिर्फ तरीका था, हमारे पास दो तरीके हुआ करते थे बेटा इसको दिखाने के। जैसे एक तरीका रहा करता था, एक तरीका इसको दिखाने का क्या था, सुनो। एक वे आउट होता है इसको दिखाने का, एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड। कैसे दिखाते हैं, कहते हैं मान लीजिए ये दो कार्बन है और ये एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, अगर इनके हाइड्रोजन ऐसे जोड़ दोगे तो अगर कोई बच्चा ध्यान दे तो इन दोनों केसेस में ये हाइड्रोजन बिल्कुल नियर बाय हैं एक दूसरे के। और अगर आप इस पीछे वाले को बिल्कुल मोड़ देंगे, यानी कि इट लुक्स लाइक दिस नाउ, पहले वाला सेम अपनी जगह पर, पीछे वाले को मोड़ दीजिए, इसको हम स्टैगर्ड नाम दे देते हैं, एक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड। फिर हमारे पास एक और वे आउट होता है इसको बनाने का, जिसमें एक साइंटिस्ट कहते हैं भैया कि आप एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड में एक और तरीका है कि आप फ्रंट व्यू से देखिए। फ्रंट व्यू मतलब सर, सुनना बच्चों, एक कार्बन दूसरा कार्बन, आप फ्रंट व्यू से देख रहे हैं। अगर आप वहां से देख रहे हैं तो आपको ये दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ बिल्कुल कोइंसाइड होते नजर आएंगे। अब ऐसे में मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देना बच्चों। मैंने क्या किया, ये मेरा पहला फ्रंट वाला कार्बन और एक कार्बन इसके पीछे छिपा हुआ है। पहले वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, पीछे वाले कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन। और जब वो मिनिमम दूरी पर है बेटा, जब वो मिनिमम दूरी पर है तो ये एक्लिप्स्ड केस है। और अगर आप पीछे वाले, देखो फ्रंट वाला तो ऐसे ही रहेगा, अगर आप पीछे वाले को बिल्कुल रिवर्स कर देंगे तो यू विल गेट अ, पीछे वाले को थोड़ा सा रिवर्स कर देंगे तो यू विल गेट अ स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो ये हमारे पास तरीका था कन्फर्मेशन समझने का। इसके ऊपर एक दो कॉन्सेप्ट और है, अभी मेरे ख्याल से क्वेश्चंस आएंगे, डिस्कस करते हैं इस बारे में, सुनो। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, कहता है भाई इथाइल अल्कोहल से इथेन बनाना है। देखते हैं आओ जरा। क्वेश्चन नंबर 6, इथाइल अल्कोहल से इथेन डेवलप करना है। देखिए जरा, पहले तो इथाइल अल्कोहल बेटा, दो कार्बन का अल्कोहल, इससे इथेन डेवलप करना है। बच्चों मैं आपको ना कुछ जरूरी चीजें यहाँ पे कवर अप कर दूं, जरा मजा आएगा ये पढ़ने में, देखना। बच्चों सबसे पहले तो ये जब अल्कोहल हटाने होते हैं, यहाँ पे ना एक मैं वर्ड यूज करने जा रहा हूँ अभी, बीटा एलिमिनेशन एक वर्ड यूज करने जा रहा हूँ। एक्चुअली ना इस पूरे चैप्टर के अंदर बीटा एलिमिनेशन दो जगह काम आती है हमारे। एक, अल्कोहल्स जहां प्रेजेंट हो, इन्होंने इथेन बनाने के लिए कहा है ना, हाँ इथेन बनाने के लिए कहा है, तो वील वर्कआउट कैसे बनाएंगे वो वर्कआउट करते हैं। बट दो बातें पहले ध्यान रखो, बीटा एलिमिनेशन कहां कहां करना है। एक, हमने बीटा एलिमिनेशन करना है जहां पर हमारे पास लेफ्ट में अल्कोहल्स प्रेजेंट होंगे और एल्काइल हैलाइड्स प्रेजेंट होंगे, इनमें से कोई भी प्रेजेंट हो हम वहां पे बीटा एलिमिनेशन कर देंगे बच्चों। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे वर्कआउट करो, बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या है। देखो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ना अगर तुम्हें टीचर बीटा एलिमिनेशन वर्ड यूज कर रहा है ना तो तुम दिमाग चलाओगे, बीटा एलिमिनेशन का मतलब अल्फा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप गायब करना है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गायब करना है। वट विच एवर फंक्शनल ग्रुप इज देयर एट अल्फा पोजिशन। एक बार जरा अल्फा पोजिशन देख लें, फंक्शनल ग्रुप के एग्जैक्टली साथ वाली पोजिशन इज कॉल्ड अल्फा पोजिशन, इसके साथ वाली बीटा पोजिशन। वेनेवर, जब भी बेटा मैं यूज करूं एक वर्ड बीटा एलिमिनेशन, आपने दिमाग चलाना है। सर ने कहा था बीटा एलिमिनेशन मतलब अल्फा से फंक्शनल ग्रुप बाहर, बीटा से हाइड्रोजन बाहर। वो करना कैसे है उस पर वर्कआउट कर लेते हैं, एक बार याद कर लेंगे उस चीज को। जैसे पहले अल्कोहल्स का लर्न कर लेते हैं। देखो क्या करना, जब भी तुम्हारे पास अल्कोहल का कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, कोई भी अल्कोहल का मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, उसके लिए एक बात लर्न करनी है बच्चों ने, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, 443 केल्विन पर इसको जब हम हीट करते हैं तब हम पहली बार यहां पे बीटा एलिमिनेशन को देख पाते हैं बच्चा। जैसे मैं देखता हूं बेटा, ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, अल्फा कार्बन देगा OH फंक्शनल ग्रुप और बीटा कार्बन देगा एक H। अब आप समझो बेटा, अगर मैं दोनों में से एक एक चीज उड़ा दूंगा तो दोनों को एक एक बॉन्ड की कमी पड़ जाएगी। उस कमी को दूर करने के लिए यू विल गेट अ डबल बॉन्ड देयर। ऑलवेज ये काम करना है जब मैं बीटा एलिमिनेशन वर्ड यूज करूं। अब अल्कोहल्स में बीटा एलिमिनेशन कैसे करनी है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल के और 443 केल्विन हीट करके। अब मुझे तो इथेन चाहिए, तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आने का तो रास्ता सबसे आसान था,
डबल से सिंगल आने का रास्ता, निकल और H2 भैया, एक एक हाइड्रोजन दोनों को उठा के दे दो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया इथेन। सिंपल सा कॉल था बेटा, है ना। फिर देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला हमें। सो 2 मिथाइल प्रोपेन से 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। देखते हैं ये कैसा है। पहले है अपने पास 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, क्वेश्चन देखें बेटा, ये था फर्स्ट पार्ट बच्चों। सेकंड पार्ट है अपने पास 2 मिथाइल प्रोपेन। सो वी हैव 2 पे मिथाइल और ये प्रोपेन। अब मेरे को क्या चाहिए, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। 2 मिथाइल प्रोपेन और 2 पे ही ऑल चाहिए मुझे, ये बनाना बेटा, ये हमारा टास्क है, ये कंप्लीट करना है। देखें, दिमाग चलाते हैं कैसे पॉसिबल होगा ये, ठीक है। देखें, अब इसको डेवलप करने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखो बच्चा, क्या मेंटालिटी होनी चाहिए इसको डेवलप करने के लिए, पहले ये सोचा जाए, ठीक है। देखो भैया, मैं क्या करने वाला हूं, मैं पहले तो किसी तरीके, किसी वे आउट में मेरे को ऊपर कुछ लगवाना है, यहां पर कुछ चाहिए मुझे। मतलब देखो, पहले ये मत सोचो आपको OH चाहिए, आप ये सोचो कुछ लगा होगा, उसको हटा के OH लगाने का ट्राई करेंगे, बट पहले ऊपर कुछ चाहिए मुझे, है ना। सो एक बार पहले उसको समझो कौन है लेफ्ट में। लेफ्ट में हमारे पास है CH3 कार्बन, CH3 एंड अगेन CH3, ये हमारे पास है। अब बच्चों मैं पहले कुछ सिंपल सा एक काम करने जा रहा हूं। मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर बेटा क्या ऐड करा, एक सेकंड बच्चों, मैंने इसके अंदर ऐड किया Cl2 एंड सनलाइट। मैंने Cl2 सनलाइट इसमें ऐड कर दी, ठीक है। अब Cl2 सनलाइट ऐड करने पर हम लोग क्या देखते हैं कि हर पॉसिबल कार्बन पर Cl जाके लग सकता है, क्योंकि ये मैकेनिज्म रेडिकल फॉर्मेशन पे चलता है। तो ये 1 डिग्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री रेडिकल है, ये 3 डिग्री रेडिकल है। तो 3 डिग्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, तो सबसे ज्यादा मात्रा 3 डिग्री रेडिकल की बनेगी, तो Cl सीधा जाके यहां लग जाएगा बच्चों। तो जैसे ही Cl यहां लगेगा ना, तो हम क्या देखते हैं फाइनल इस रिएक्शन में, कि हमारे पास CH3 CH ऊपर Cl, ठीक है, एक HCl बाहर निकलेगा बेटा, और हमारे पास यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3 रह जाएगा। मैंने बेटा एक H ज्यादा लगा दिया यहाँ पे, सो इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो ये ऐसा कुछ मान लीजिए बन गया, ठीक है। एक H बाहर हुआ, एक Cl बाहर हुआ, HCl बन के बाहर, और Cl ने इस पर अटैक कर दिया, ठीक है। अब यहां से हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, वो मैं दोनों ऑप्शन आपको बता दूं। यहां से वैसे तो एक सिंपल तरीका है जो हम आगे जाके सीखते हैं, कि एक्वस केवेज डाल दो इसके अंदर। जैसे ही स्टूडेंट इसके अंदर एक्वस केवेज को ऐड करता है, स्टूडेंट इसके अंदर एक्वस केवेज को ऐड करता है, तो OH जाके धक्का मारता है Cl को, और सीधा जाके Cl लग जाता है। और मेरी मानो यही वाला लर्न कर लो, ये आगे भी वैसे भी काम आएगा आप लोगों के आगे फर्दर स्टडीज में, और ये एक्चुअल में ठीक भी है बेटा। सो यहाँ पे आपका OH आके ऊपर लग जाए, एक्वस केवेज Cl को हटा के ऊपर लग जाता है खुद। बहुत सिंपल तरीका है, आसान।